तो 1937 के इलेक्शन होते हैं कि 1935 एक्ट के बाद ऑटोनॉमी मिली थी प्रोविंसेस को, तो इसलिए कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे। 11 प्रोविंसेस कौन थे उस टाइम? तो देखते हैं 11 प्रोविंसेस कौन कौन से थे। तो एक था मद्रास, 11 प्रोविंसेस थे मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार, उड़ीसा, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर असम, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, फिर बंगाल, यहाँ पे बंगाल, असम यहाँ पे बंगाल, फिर पंजाब एंड सिंध। तो ये 11 प्रोविंसेस थी। तो 8 प्रोविंसेस में तो कौन, 11 में से 8 प्रोविंसेस में कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल, पंजाब और सिंध को छोड़ के। तो पंजाब, बंगाल जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और सिंध को छोड़ के कौन जीता? हर जगह कांग्रेस जीती, इन तीनों को छोड़ के। यानी यहाँ पे मुस्लिम लीग कहीं भी नहीं जीती। मुस्लिम लीग किसी भी प्रोविंसेस में गवर्नमेंट नहीं बना पाई, हर जगह फेल हुई। यानी इन्हें 707 सीटें मिली, 1558 सीट में 760 की सीट्स किसी मिली कांग्रेस को। तो कांग्रेस कहाँ कहाँ पे बना पाई? सो मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, यूपी एंड फिर वेस्ट बंगाल एंड फिर असम। तो बंगाल था, वेस्ट बंगाल में बना पाई, बंगाल में नहीं बना पाई असम। फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में बना पाई, फिर बंगाल, फिर पंजाब एंड सिंध। बंगाल और पंजाब एंड सिंध में नहीं हो पाई। तो इन सब में इलेक्शन हुए थे, लेकिन बंगाल और पंजाब सिंध को छोड़ के हर जगह किसने सीट हासिल की? 707 सीट मिली, 1585 सीट्स पे कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को कहीं भी गवर्नमेंट नहीं बना पाई मुस्लिम लीग। तो कैसे जीती? तो ये इंडिया का मैप है उस टाइम का। तो ये कुछ ऐसा इंडिया है। तो यहाँ पे पंजाब में कौन जीती? यूनियनिस्ट पार्टी। तो पंजाब में जीती थी यूनियनिस्ट पार्टी। और बाकी यहाँ पे सिंध में यूपी, बिहार, बंगाल, असम। तो ये यूपी, बिहार, बंगाल, असम, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे एंड फिर मद्रास, ये पूरा मद्रास। यहाँ पे कौन जीता है? यहाँ पे 8 में से 11 में से 8 तो कांग्रेस जीती, 3 को छोड़ी। 3 में जैसे यहाँ पे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीती एंड प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे ये सब प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पे किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रिंसली स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। फिर यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब जब 1946 में पाकिस्तान की डिमांड बहुत उठी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट को एक साथ मिला लिया। एंड फिर कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया अक्टूबर 1939 में। क्यों? क्योंकि वायसराय लॉर्ड लिथगो ने क्या किया था कि बोल दिया इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और हमसे बिना पूछे हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसेड़ दिया विदाउट कंसल्टिंग इंडियन पीपल। तो ये इंडिया रिजाइन कर दिया था। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ये कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे, यहाँ पे कटक। सो कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे 1987 में। ये 1897 में पैदा हुए थे कटक उड़ीसा में। 1897 में उन्होंने प्रेस्टिजियस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास किया था 1920s में। एंड लेकिन फिर जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बुलाया था, उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग फाइंड की। किसके साथ? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, जवाहरलाल नेहरू के साथ फाइंड की। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू, और इसने स्टैब्लिश की थी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। फिर इन्होंने 2 बार प्रेसिडेंसी इन्होंने ज्वाइन की, 1938 एंड 1939। तो एक त्रिपुरी सेशन था, एक था हरिपुरा सेशन। 1938 में हरिपुरा सेशन एंड त्रिपुरी सेक्शन। त्रिपुरी सेक्शन में थोड़ी दिक्कत होती, गांधी जी ने अपोज किया था, तो इसलिए त्रिपुरी सेशन में उन्होंने रिजाइन कर दिया गया था। इन्होंने फिर फाउंड किया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। त्रिपुरी सेशन को छोड़ के इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया, प्रेसिडेंसी से रिजाइन किया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड किया 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। फिर इन 1949 में वो क्या हुआ, स्केप हो गए, बर्लिन चले गए। बर्लिन क्यों चले गए? हिटलर से मिलने। तो हिटलर से मिलने बर्लिन चले गए कि आप हमारा साथ दो ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। फिर जर्मनी बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने बोला कि आप सिंगापुर जाओ, वहाँ से काम करो। तो उन्होंने सिंगापुर भेज दिया और उन्होंने कमान संभाली इंडियन नेशनल आर्मी की। एंड वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश की इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की इन्होंने सिंगापुर से। और ही गेव अ क्राई ऑफ दिल्ली चलो, उन्होंने बोला दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का क्राई किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। एंड महात्मा गांधी को उन्होंने बोला फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने बोला है? सुभाष चंद्र बोस। एंड इन्होंने स्लोगन दिया था जय हिंद। जय हिंद स्लोगन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। एंड इनकी ऑटोबायोग्राफी था इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस की, द इंडियन स्ट्रगल। और ये इन्हें एक प्लेन क्रैश में मर गए थे 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 में प्लेन क्रैश में।
फिर आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशन देखो, 1938 में कहाँ हुआ था, हरिपुरा। हरिपुरा में कौन हुआ था एंड प्रेसिडेंट कौन थे, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे 1938 में हरिपुरा में। फिर 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था एंड फिर से प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी ने किसको बिठाया था, पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन इनको ज़्यादा वोट नहीं मिले, बीच जीते सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन गांधी जी ने बोला ये मेरी हार है, तो इन्होंने रिजाइन करे सुभाष चंद्र बोस ने। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं किसके, त्रिपुरी सेशन के। त्रिपुरी सेशन में ड्रामे हुए। फिर 1940 में कौन हुए, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 1946 तक वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, तो फिर ज़्यादा कांग्रेस को बैन भी कर दिया गया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा टाइम के लिए ये प्रेसिडेंट रहते हैं 1940 से 1946 तक। फिर 1946 में मेरठ में प्रेसिडेंट बनाया जाता है आचार्य जेबी कृपलानी। तो ये लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले, तो इसमें प्रेसिडेंट थे आचार्य जेबी कृपलानी। फिर आज़ादी के बाद जो फर्स्ट सेशन है उसमें कौन थे, डॉक्टर 1948 to 49 में। आज़ादी से पहले पहला सेशन था, तो उसमें थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जिसे किसने बिठाया था 1939 में त्रिपुरा सेशन में गांधी जी ने सपोर्ट किया था। वैसे ही पट्टाभी सीतारामैया को बिठाया जाता है फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया। एंड फर्स्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया, उसमें था आचार्य जेबी कृपलानी। और ज़्यादा तक टाइम तक कौन रहे, अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 to 1946। था लॉर्ड लिंथिंगो 1936 to 44, सबसे बड़ा सर्विंग वाइस रहता, 36 to 44 रहा, कम से कम 8 साल। तो ये था लॉर्ड लिंथिंगो एंड ये लॉन्गेस्ट रेन था वाइस रॉय ऑफ इंडिया का, लॉन्गेस्ट रेन था। एंड इसके टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ऐसे यूनिलेटरल डिक्लेरेशन कर दिया कि इंडिया भी वॉर में। फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। क्रिप्स मिशन आया इसके टाइम, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त फहराए गेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1943 में। तो ये आर्टिफिशियल फेमाइन थी, सारा जो अनाज था किसको ट्रांसफर किया जा रहा था, सैनिकों को। तो ये आर्टिफिशियल फेमाइन थी, ग्रेट बंगाल फेमाइन। इसमें काफ़ी लोग 20 से 40 लाख लोग मर गए। पाकिस्तान की सबसे पहले डिमांड किसने रखी थी, ये रखी थी अलामा मोहम्मद इकबाल। तो अलामा मोहम्मद इकबाल, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की बोली थी कि सेपरेट होमलैंड होने चाहिए मुस्लिम, इंडिया के मुस्लिम के सेपरेट होमलैंड होने चाहिए। फिर जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट था चौधरी रहमत अली, उसने पाकिस्तान का वर्ड पॉइंट किया एंड उसने बोला, उसने एक डिक्लेरेशन दी चौधरी रहमत अली ने, ई पब्लिश पैम्पलेट नाउ और नेवर, इसे बोलते हैं पाकिस्तान डिक्लेरेशन। पाकिस्तान डिक्लेरेशन किसने दी थी, चौधरी रहमत अली। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे नाउ एंड नेवर पाकिस्तान में ये डिक्लेरेशन थी चौधरी रहमत अली की, पाकिस्तान डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब उसने बोला कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसने बोला कि हमारा मुस्लिम लैंड होना चाहिए, ये होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान निकला था, इसमें पीछे था हमारा पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और अफगान प्रोविंस बोलते हैं, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान का ये लास्ट का एन लिया, एन बलूचिस्तान का। तो ऐसे कुछ पाकिस्तान ऐसा कुछ टर्म बनाने की कोशिश की इन्होंने। पाक का मतलब होता है पवित्र धरती। तो जब 1937 इलेक्शन में मुस्लिम को कहीं भी सीट नहीं मिली, तो उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, काम नहीं था कुछ, पाकिस्तान की डिमांड इस्टेब्लिश की, इन्होंने पीरपुर कमेटी बनाई। तो पीरपुर कमेटी क्यों बनाई, इन्होंने डिपोल रिपोर्ट बनाई डिफरेंट प्रोविंसेस की, किसमें बोला कि जो कांग्रेस है, उसने बोला कांग्रेस ने इंटरफेरेंस किया है रिलीजियस राइट के साथ, उर्दू को सप्रेस किया है और हिंदी को प्रमोट किया है, और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, और मुस्लिम्स को उनकी इकोनॉमी को सप्रेस किया है। तो अजीब अजीब एलिगेशंस लगाए किस पे, कांग्रेस पे। हाँ, तो एग्जेजरेट करके बनाया कि हाँ मुस्लिम कांग्रेस ने ये किया है। ये कब आई थी, 1938 में आई थी पीरपुर कमेटी। लेकिन निकला कांग्रेस ने मुस्लिमों पर क्या अत्याचार किए हैं। फिर लाहौर सेशन हुआ था मार्च 20, 1940। तो जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे नॉर्थ वेस्ट एरिया ईस्टर्न जोन में, उसने बोला कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहिए, ऑटोनोमस और सॉवरेन होना चाहिए। यहाँ पे जिन्हों ने टू नेशन थ्योरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी जिन्हों ने लाहौर सेशन में। पाकिस्तान की डिमांड तो स्टार्ट हुई थी 1940 से, लाहौर सेशन से, लेकिन 1946 में पाकिस्तान टर्म यूज़ किया, पाकिस्तान टर्म नहीं यूज़ करते थे जिन्ना। एंड गांधी ने टू नेशन थ्योरी बिल्कुल रिजेक्ट कर दी। उन्होंने बोला कि मेरा सोल रिबेल कर देता है कि हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंटागोनिस्ट कल्चर एंड डॉक्ट्रिन है, ऐसा ये हो ही नहीं सकता कि हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं। सो बोला कि अगर आप ऐसी डॉक्ट्रिन को मानते हो
मतलब आप गॉड को नहीं मानते। वर्ल्ड वॉर टू में एक्सेस पावर एक साथ थे। वर्ल्ड वॉर टू इसमें जर्मनी, इटली, जापान एक साथ थे। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी, इटली एंड जापान और कुछ फिनलैंड भी। तो यहाँ पे था नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो फिनलैंड इनके साथ था। जर्मनी ने फ्रांस को ऑक्युपाई कर लिया था वर्ल्ड वॉर टू में, और इंग्लैंड के लंदन पे बमबारी हो रही थी। तो वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बुरी हालत थी इंग्लैंड की। तो क्या हुआ 1939 सेकेंड अक्टूबर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला विदाउट कंसल्टिंग इंडियन गवर्नमेंट, बोल दिया कि इंडिया इज एट अ वॉर। इंडिया को भी वॉर में डिक्लेयर कर दिया। इंडियन लोगों को कंसल्ट करने की भी इन्होंने कोशिश नहीं की। तो जिन्हें एंड तो फिर क्या हुआ, असर मार्क ऑफ द प्रोटेस्ट 7 प्रोविंसेस में रिजाइन कर दिया। सारी जितनी प्रोविंसेस थी वहाँ पे रिजाइन कर दिया किसने, कांग्रेस ने। तो जिन्ना ने बोला कि जिस दिन इन्होंने रिजाइन किया 22 दिसंबर 1939 को एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द कांग्रेस, की कांग्रेस से हम बच गए। तो 22 दिसंबर 1939 ने जिन्ना ने फिर बोला डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम द कांग्रेस। फिर 1940 में, मार्च 1940 में एंड इन्होंने क्या किया, डिमांड की पाकिस्तान की। इन्होंने किसकी डिमांड की, पाकिस्तान। फिर अगस्त दफार आता है इंडियन का कॉपरेशन लेने के लिए। 8 अगस्त 1940 में अगस्त सफर आता है एंड ये बोलता है कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस। तो बोलते हैं कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर देंगे। उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जैसे ही वॉर खत्म हुआ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएंगे और इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। तो उसने बोला कि हम क्या करेंगे, उसने बोला कि हम गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेंगे रिगार्डिंग डिफेंस, माइनॉरिटी राइट्स, ट्रीटीज विद स्टेट्स एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो लेकिन अभी भी बोला डिफेंस और माइनॉरिटी राइट्स और ट्रीटीज विद द स्टेट और ऑल इंडिया सर्विसेज अभी भी गवर्नमेंट के पास रहेगी। उसने बोला कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। तो कोई भी फ्यूचर कंसेंट के लिए माइनॉरिटी का कंसेंट। उसमें बोला कि वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे और इसमें इंडियंस को भी मेंबर रखेंगे। तो उन्होंने बोला कि वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, इसमें इंडियंस को भी मेंबर रखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट था अगस्त ऑफर का। आईएनसी ने बोला कि आप डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हो, कितने हम तो इतने डोमिनेंट स्टेट कितने साल पहले मांग रहे थे, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ये पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं रख रहा था। तो नेहरू से क्या बोला, डेड एज अ डोर नेल। तो नेहरू ने बोला डेड एज अ डोर नेल, डेड एज अ डोर नेल।